चलिए भी खींचा जाए, सवालों पे आइए, सवाल चल रहे थे। और आइसोथर्मल, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ये नहीं हुआ था। 24 नंबर तक डन था, देख लो। ये डन था क्या? ये तो हो गया था ना। 25 करो, सवाल नोट करो जल्दी से। वर्क डन के ऑप्शन है डेल्टा एस डेल्टा ही, तो आपको पता ही है। बताओ भाई, क्या करोगे? डेल्टा एच कितना है? आइसोथर्मल चल रहा है, डेल्टा एच की वैल्यू शून्य, डेल्टा ई शून्य। वर्क डन पे आइए, और रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो वर्क डन लगा तो सीधे -2.303 एनआरटी लॉग ऑफ P1/P2 क्यों लगा रहे हैं? प्रेशर दिया ना आपको। ये कौन सा वाला प्रेशर है? P1। और बाद में ये कौन सा प्रेशर है? P2। तो P1/P2 लगाना भाई। मोल की वैल्यू बताओ। 1 मोल। आर कितना लगाओगे? आंसर किस में चाहिए? तो आर लगाएंगे 2 अप्रोक्सीमेट। टी बताओ। 27 डिग्री 300 केल्विन। सब सीधे हो जाना चाहिए। किरण 273 जोड़ के लिखूं क्या एक बार? P1 1 P2 0.1 लॉग 10 बन जाएगा, लॉग 10 1 होता है। ये आंसर है कैलोरी में। खींचे। बराबर है। वैसे भी देखिए, साइन कन्वेंशन से दो ऑप्शन आप काट सकते थे तुरंत। एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा बाई द सिस्टम? आंसर कैसा होगा? तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव तोड़ा ही दें, दो ही ऑप्शन बचे थे, कहानी खत्म है। बराबर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, दिमाग में इतना सॉल्व कर सकते हैं। 2 आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना ही देखना था। चले, तो आर लगाएंगे, 2 तो आएगा। एडियाबैटिक पे आ जाइए, आइसोथर्मल समाप्त है, डालिए एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आप चाहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस हो, तो परफेक्टली एडियाबैटिक कराने के लिए डीक्यू क्या होना चाहिए? शून्य। तो इस बार जो ध्यान रखा जाता है वो ये रखा जाता है कि जो कंटेनर आपने लिया हुआ है उसको परफेक्टली कैसा बनाएंगे? इंसुलेटिंग। तो इसके ऊपर एक इंसुलेटर की लेयर चढ़ी होगी, तो कंटेनर होना चाहिए परफेक्टली इंसुलेटिंग। तो ये जो बाउंड्री है कैसी होनी चाहिए? नॉन कंडक्टिंग। बराबर। अगर ऐसा हो गया तो बताइए डिफरेंशियल क्यू कैसा हो जाएगा? शून्य। और प्रोसेस कैसा कहलाएगा? एडियाबैटिक। फर्स्ट लॉ पे आइए। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मान लें आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी E1 है, बाद में बदल के E2 हो गई। आपने अगर सिस्टम को क्यू हीट दी और डब्ल्यू का वर्क डन करवाया,
फ्लोट लगाइए, फ्लोट क्या लगाएंगे बताओ? E1 प्लस क्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू, और अगर ये एडियाबैटिक है तो क्यू की वैल्यू, क्यू अगर 0 तो फिर E1 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे आपके पास 40 जूल एनर्जी थी, 10 का आपने वर्क कर दिया, तो अब कितनी बचेगी? 30 जूल, बराबर है। अगर यहां पे ध्यान दें, वर्क डन सिस्टम करेगा तो सिस्टम थकेगा, क्योंकि हीट तो आ नहीं रही मदद के लिए, और सिस्टम थकेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। और एक बात आपको मैंने बताई थी, अगर आपकी याददाश्त ठीक हो, आइडियल गैस के केस में जो इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो अगर इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप हो रहा है तो टेम्परेचर में भी, बराबर। तो जैसा इंटरनल एनर्जी का हाल चाल होगा वैसा ही टेम्परेचर का भी हाल चाल होगा। आइए एक सवाल लगाएं, खींचते जाए। वेसल भी देख के बनाते हो क्या? सही करते हो। ऐसे लोग पेट भर जाता है तो पूछते हैं कि मैंने 3 रोटी खा ली क्या, भरा मानू? खुद से एहसास नहीं होता कि अब कोई एहसास नहीं होता, सब बंद हो गया। चलिए, जैसा भी है। अनमोल कह रहा मैं किटकैट लाया हूं, लेकिन सोच रहा हूं कि खा लूं या रहने रखे रहने दो। क्या लगता है तुम्हें, क्या करना चाहिए? चलें? तो फ्लोट के हिसाब से हीट ट्रांसफर मना है, तो इंटरनल एनर्जी का जो परिवर्तन है वो सीधा सीधा किससे कनेक्टेड होगा? वर्क से पहले तो किससे कनेक्ट होगा? क्योंकि एनर्जी की चेंज के दो ही मोड है, एक हीट और एक मोड आपने बंद कर दिया, कौन सा? हीट, तो बचा सिर्फ वर्क। तो जो भी वर्क होगा वो डायरेक्टली इंटरनल एनर्जी के ऊपर असर डालेगा। असर डालेगा तो एक प्रश्न ले, ये ग्राफ है, इसमें ये वाली जो स्टेट दी है स्टेट नंबर 1 है, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1। ये स्टेट 2 है, P2, V2, T2। टेम्परेचर बदल रहा है क्या इस बार? ऐसे बना दिया, देखिए एडियाबैटिक में टेम्परेचर चेंज होगा, तो ये आइसोथर्मल नहीं है भाई, है ना। आपको बताना है इसको देखते हुए, पहली चीज तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, और दूसरी बात इन 4 ऑप्शन में क्या सही है। बताएं क्या करेंगे। पहली बात तो बताइए, ग्राफ बनाए क्या? बताओ, ग्राफ बनाए तो प्रोसेस कैसा हुआ? रिवर्सिबल। ठीक है, टेम्परेचर में परिवर्तन अगर बता रहा है वो, कह रहा T1 T2 बराबर नहीं है तो ठीक है, और ग्राफ में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, मान लो अब ये बात पता चल गया हमें। अब बताएं T1 बड़ा या T2 बड़ा? देखिए, जब आप सिस्टम यहां बनाएंगे इस बार, तो सिस्टम में हीट का आना और वर्क का होना दो बातें हैं, लेकिन ध्यान दें इस बार उसने पहले ही कह रखा है कि प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो डिफरेंशियल क्यू कैसा है? 0। तो अगर हीट का मोड बंद है तो इंटरनल एनर्जी में जो भी परिवर्तन होगा, क्या वो वर्क डन के बराबर होगा? अगर छोटा सा भी वर्क डन हुआ है तो उससे छोटी सी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा। साइन कन्वेंशन पे अगर आप चर्चा करें, तो क्योंकि वर्क डन सिस्टम ने किया तो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। कॉमन सेंस से सोचिए, एक सिस्टम में उसको हीट ना दे रहे हैं ना ले रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम होगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव। तो अगर वर्क डन -10 है तो डी भी कितना होगा? ठीक है। अब बताइए, अगर ऐसा हुआ तो क्या डी निगेटिव आ गया तो इंटरनल एनर्जी गिरेगी क्या ऐसे केस में? वर्क डन बाय द सिस्टम में एक्सपेंशन चल रहा है ना भाई,
और अगर इंटरनल एनर्जी गिरेगी तो बताइए जो E2 है वो E1 से, तो T2 भी T1 से, क्योंकि इंटरनल एनर्जी अगर गिरती है तो टेम्परेचर भी गिरता है। पीछे क्या बताया गया था आपको, इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का बिल्कुल सीधा रिलेशन है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी ड्रॉप होगी, और ड्रॉप होनी है क्योंकि वर्क डन सिस्टम कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज नेगेटिव, तो चेंज नेगेटिव, तो E2 छोटा तो T2 भी, तो ये छोटा है, T2 लेस देन T1। एक पॉइंट लिखें, पहले लिख लें, इसके बाद ये नोट करें, टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इसी के बगल में लिखना है, कंक्लूजन है। हेडिंग डालने का बहुत मन करता रहता होगा नहीं, क्या बचपन से ख्वाब था मेरा कोई मेरे को हेडिंग डलवाए। टेम्परेचर ड्रॉप्स ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्या लैंग्वेज समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एडियाबैटिक एक्सपेंशन का प्रश्न आएगा तो टेम्परेचर में ड्रॉप होगा, कारण क्या है, एक्सपेंशन है तो वर्क डन सिस्टम करेगा, सिस्टम थकेगा, इंटरनल एनर्जी गिरेगी, तो टेम्परेचर भी खींचे। अगर मान लीजिए इसी का उल्टा होता तो, मान लें सिस्टम पे वर्क हो रहा होता तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता, तो बताएं जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो सिस्टम में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में अगर पूछे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, एक्सपेंशन में किस तरह। एक इक्वेशन आपने पढ़ी होगी जीवन में, ओहो हो, मैं तो भूल ही गया था कि आप भी बैठे हैं। अभी जो लोग चॉकलेट बहुत बांटते हैं इसमें बाद में उन्हीं को शुगर होती है, कारण समझिए, शुगर का कारण स्ट्रेस। अभी बांटेंगे आप चॉकलेट, बाद में तनाव में रहेंगे, बाकी आप बीच का समझ गए होंगे। चले, ठीक है। अगला कार्यक्रम है, आपने एक इक्वेशन सुनी होगी, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, सुनेंगे, पढ़ चुके हैं सब क्या, कितने लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं सब? अच्छा, बढ़िया। कौन से बैच में हो चुका है, सीसी में? अच्छा, नाम में भी दो सी हैं। कमाल का बैच है। और आगे लिखा भी एक दो है। अच्छा, अगर दो सी हो गए तो फिर लिखने की आवश्यकता थी कि दो हैं? फिर तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, दो तो हैं, दिख ही रहे हैं। या तो C2 लिखते, जब सीसी कर दिया तो फिर इसमें सवालिया निशान उठते हैं, मतलब ये चर्चा का विषय है। नहीं, हमने नहीं बनाए थे, हम थोड़ी नाम रखते हैं, ये पूछना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार के नाम रख लेते हैं। ये बताइए भाई, जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उनको तो ये बात समझ में आती होगी, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट किसके लिए वैलिड है? क्या तो कहते हैं पहला ऑप्शन। कितने लोग पढ़ चुके हैं, पहले तो इन पे चर्चा कर लेते हैं। अरे अभी तो हाथ खड़ा किया ना, हो, मतलब भाई साहब ऐसे पलट जाते हैं, जज्बात बदल दिए। हाँ भाई, तो अब बताइए कितने लोग पढ़ चुके हैं पहले तो? हाँ, अब बताइए कौन सा ऑप्शन, पहला कितने लोग कहते हैं, इन्हीं में से बात करें। दूसरा, सीधा खड़ा करें, तो शर्माने की आवश्यकता है, फिर से कर लें। पहला कितने लोग कहते हैं? अच्छा, पहले वाले काफी। दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। आइए समझे, सही जवाब ये है, और इसमें भी कुछ बातें एडेड हैं। अब आधे लोग को ये नहीं समझ में आता कि ये इक्वेशन, कहीं तो समझते हैं एडियाबैटिक की इक्वेशन होती है, हर जगह लगा दो, कह रहे मेरी इक्वेशन में लगाऊं कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहली बात तो प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए, तब ये लगती है। दूसरी बात, एडियाबैटिक होना चाहिए।
तब ये लगती है। तीसरी बात, आइडियल गैस के बारे में आप पढ़ रहे हो तब ये लगती है। समझ पा रहे हैं? ये सब बातें होती तब जाके इक्वेशन लगती है। अब आप कहते हैं जाओ मैं नहीं मानता, कह दो कि ये झूठ है, इसको साबित कर लेते हैं। हे डालिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, ये लिख लें, फिर इन डालिए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको साबित कर लेते हैं। जस्ट इग्नोर इट। आइए देखें, अब ये जो बातें थोड़ी कठिन है इसलिए ध्यान से सुनिएगा आप यहां से ना। अगले 15-20 मिनट बहुत ही तनाव भरे होंगे, तो एक दूसरे का हाथ थामे रखिएगा मुश्किल की इस घड़ी में। मिल के पढ़िएगा मतलब, है ना। जैसे बगल वाले ने एक चीज समझ ली तो उसको समझा दी इस टाइप से। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, कहने शुरू का मैं देखता हूं, अगले आगे वाला तुम देखना। मान लीजिए उसने कहा एक्सपेंशन का प्रश्न आया, तो पहली बात तो एक्सपेंशन का प्रश्न आया तो ग्राफ उसी का बना था। देखिए ये कौन सा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब इसमें देखिए एक छोटी सी अगर हम स्ट्रिप काटें, यही है ग्राफ, तो इसमें अगर छोटी सी एक स्ट्रिप काटें तो बताइए इस स्ट्रिप के अंदर छोटा सा वर्क डन होगा, डिफरेंशियल डब्ल्यू। और अगर डिफरेंशियल डब्ल्यू आप निकाल लें तो जो डिफरेंशियल डब्ल्यू होगा और वही डिफरेंशियल ई भी होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी चेंज के दो ही मोड होते हैं, हीट और वर्क, और हीट तो बंद है। बताइए इस पूरे प्रोसेस के दौरान क्या चीज शून्य है? डी क्यू जीरो है। अगर डी क्यू जीरो है तो डी किसके बराबर होगा? डी डब्ल्यू के। तो अगर डी डी डब्ल्यू के बराबर होगा, इंटरनल एनर्जी का जो परिवर्तन है वो वर्क डन के बराबर होगा, तो इस बात को उठा लेते हैं यहां से। जब आप इस बात को उठाएंगे तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशियल ई इज इक्वल टू डिफरेंशियल डब्ल्यू। अच्छा ई बोले या यू बोले बात, ई बोलेगा या यू बोलेगा, कोई बोले तो एक ही बात है, इंटरनल एनर्जी। अब बताइए इसमें जब एक्सपेंशन हो रहा है तो इन दोनों का साइन कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि वर्कडन सिस्टम कर रहा है तो वर्कडन नेगेटिव। इंटरनल एनर्जी गिर रही है तो उसमें चेंज भी नेगेटिव। अब बताइए इसको अगर आप समझ लें तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लें, क्योंकि आपको पूरे प्रोसेस का वर्कडन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ इसमें? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां लगाएंगे आप? यहां कहीं v1 ले लेंगे और यहां कहीं v2 ले लेंगे, v1 से v2 लिमिट लगा देंगे। जब आप v1 से v2 जाएंगे तो टेम्परेचर कहां से कहां जाएगा बताओ? T1 से, बराबर। आइए लौट के बात को आगे बढ़ाएं तो बताओ डी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या था? एनसीवी डेल्टा टी। तो डी का क्या होगा? एनसीवी डी टी। ये सब पढ़ चुके हैं सब्सटेंस के लिए। वर्क डन बता दो, पीडीवी। छोटी सी स्ट्रिप में अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो पीडीवी। अब साइन कन्वेंशन पे ध्यान दीजिए। साइन कन्वेंशन में जब आप ध्यान देंगे तो ये भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव, और ये भी कैसा होना चाहिए? दोनों नेगेटिव होने चाहिए ना भाई। अब डीवी कैसा है? डीवी तो पॉजिटिव है, पी एक्सटर्नल, एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो डीवी कैसा है? पी एक्सटर्नल, पॉजिटिव। तो यहां क्या लगाए? अब उधर भी माइनस लगा देंगे, दोनों तरफ लगा देंगे तो फिर किरा क्या, काम तो वहीं पहुंच गया। इधर क्या प्लस लगे रहने दें? क्यों, कारण बताएं। बताइए ये पूरी चीज नेगेटिव है, मान लीजिए -2 है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? -2, तभी तो बराबरी होगी। अच्छा dt कैसा है? नेगेटिव। कैसे पता dt नेगेटिव है? पीछे एक प्रश्न लगाया आपने, और इस प्रश्न में भी ये आपने लिखा है, पढ़िए जो लिखा था लास्ट में। एडियाबैटिक एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर में ड्रॉप होता है, तो बताइए जब ड्रॉप होगा तो dt कैसा होगा? और dt नेगेटिव तो cv कैसा? पॉजिटिव। मोल कैसे? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पूरा भी नेगेटिव। तो इसमें माइनस ना लगा देना कहीं। क्या साइन कन्वेंशन बिल्कुल परफेक्ट है? अब आप प्लस को हटा लीजिए धीरे से, प्लस तो प्लस है। क्या मामला है बिल्कुल सही चल रहा है? अब इंटीग्रेट करना शुरू करा जाए, दोनों साइड इंटीग्रेट करिए, इधर भी और इधर भी। बताइए यहां पे आपने टेम्परेचर को वेरिएबल लिया तो लिमिट क्या लगाएंगे आप? और वहां पे आपने वॉल्यूम को वेरिएबल लिया तो लिमिट क्या लगाएंगे? ठीक है,
फिर पीवी इक्वल टू एनआरटी इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं? तो आइडियल गैस के लिए आप लगाएंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो पी की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ? एनआरटी बाय, लिख दो। जैसे आप ऐसा करेंगे तो बताइए, यहां पे लिख दिया आपने एनआरटी बाय वी, कोई वो प्रश्न पूछे कि, समझ गए वो प्रश्न? कौन सा? ये एक्सटर्नल करें वही वाला, ये एक्सटर्नल है, और वो गैस का एक्सटर्नल में गैस की वैल्यू कैसे पुट करी? हो जाएगा रिवर्सिबल, इनफाइनाइट सिमिलर डिफरेंस। ठीक है, इधर आ जाइए। इधर मामला चल रहा है एनसीवीडीटी, इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाइए। एन को बाहर निकाल के काट लें, अंदर रख के भी काट सकते हैं, एन तो कांस्टेंट है ना भाई, बाहर निकाल के काटो तो ज्यादा मजा आएगा, उसको एहसास होना चाहिए। लीजिए, तो बताइए एन से निकल लिया, मोल क्यों कांस्टेंट है बताइए? क्योंकि आप प्रोसेस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। प्रोसेस के अंदर आपने कुछ मोल ले लिए होंगे कंटेनर में, वही चल रहे हैं। जैसे आप देखिए ये कंटेनर था, तो इसके अंदर आपने कुछ पार्टिकल ले लिए, 10 मोल 5 मोल जो भी लिए। तो प्रोसेस जब पढ़ते हैं तो मोल कांस्टेंट है, कट जाएंगे। लिमिट पे आ जाइए, यहाँ पे लिमिट कितनी? T1 T2, यहाँ पे लिमिट कितनी? B1 B2। चर्चा को और आगे बढ़े, यहां से क्या आ रहा है? इंटीग्रल सीवीडीटी, वहां से आ रहा है आरटी बाई वी। आगे बढ़े, चेक करें फिर। मामला यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर होने के बाद सीवी को बाहर निकाल लें, या ऐसा भी कर सकते हैं, उस टेम्परेचर को पहले इधर भेज दें, सीवी dt बाई टी लिख दें। इस टेम्परेचर को इधर क्यों भेजा? क्योंकि एक जैसे वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं भाई, टेम्परेचर इधर वेरिएबल है तो टेम्परेचर को इधर बुला लिया हमने, बाकी को उधर रहने दो। चलें आप लोग उधर रहिए प्लीज। अब बताओ सीवी कैसा है? क्यों सीवी क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि जब तुम कंटेनर में कोई गैस लोगे, आइडियल गैस बंद करोगे यहाँ पे, तो उसका कुछ नाम भी तो लोगे। कौन सी है? मान लो ये O2 है, अगर ये O2 है तो इसका सीवी फिक्स है, बराबर FR/2। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताया जा चुके हैं। आइए, तो सीवी को बाहर बुला लिया जाए, अंदर क्या बचा बताओ फिर? 1/T dt इंटीग्रल T1 T2। इधर बताओ आर कैसा है? बचपन से नहीं बदला, उसका मन बहुत करता है बदलने का। ठीक है, अब बताइए इंटीग्रेशन, इंटीग्रल 1/x dx क्या होता है? ln x। लगा दें, बताओ ये क्या बन जाएगा फिर? CV ln t, लिमिट T1 T2, इधर आइए, माइनस r, ये ln v, लिमिट V1 V2। थोड़ा और आगे बढ़े तो, और आगे बढ़े तो इधर आ जाइए, बताएं ये क्या बनने वाला है आगे चल के? CV ln ऑफ T2 माइनस ln ऑफ T1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और उधर क्या बन जाएगा बताओ? माइनस R ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ, फिर और आगे बढ़िए, इसको लिख दो CV ऑफ ln ऑफ T2 बाई T1, इसको लिख दो माइनस R, अंदर क्या आ जाएगा? ln ऑफ V2 बाय V1। फिर क्या करो? इसको ऐसा लिख दो, ln T2 बाई T1 इज इक्वल टू माइनस R बाई CV, CV इधर भेज दो, सॉल्व तो ही चुका है, ln V2 बाय V1। यहां तक क्लियर? फिर आगे क्या करें? ln T2 बाई T1 को रहने दें इधर, ये पावर में आ जाएगा क्या इसकी? जैसे कहीं पे लिखा हो मान लो a ln x, तो क्या लिख सकते हैं उसको? ln ऑफ x टू द पावर a, चलेगा? तो ये माइनस R बाई CV को पावर में भेज सकते हैं क्या? तो क्या बन जाएगा? ln ऑफ V2 बाय V1, और पावर क्या आ जाएगी? माइनस R बाई, ठीक है, अभी समझ लें, फिर एक साथ नोट कर लेना। फिर देखिए मामला बन गया ln ऑफ T2 बाई T1, उधर बताओ भाई क्या बना? उधर बचा ln V2 बाई V1 माइनस R बाई CV। यहां तक भी बात हो गई। अब बताइए, आपने कुछ बातें पढ़ी थी, आपने पढ़ा था CP माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है? CV डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा CP बाई CV, और ये CP बाई CV क्या होता है? गामा।
बराबर है। तो आर बाई सीवी को क्या गामा माइनस वन लिख सकते हैं? तो यहां कौन है? माइनस आर बाई सीवी, तो उसको क्या लिखोगे? वन माइनस गामा। ठीक है, तो मामला यहां पे लिख दिया मैंने वन माइनस गामा। अब दोनों तरफ एल एन काट दें क्या? एंटी एल एन अप्लाई कर दें। तो एंटी एल एन अप्लाई करेंगे तो फंक्शन हट जाएगा। इधर क्या बचेगा? टी टू बाई टी वन, इधर वी टू बाई वी वन पावर वन माइनस गामा। इसको पलट दें तो ये बन जाएगा टी टू बाई टी वन, और ये क्या बन जाएगा? वी वन बाई वी टू। पलट दिया, इसको पलट दिया तो बताओ पावर में क्या चेंज आएगा? बराबर है। मल्टीप्लाई करो, इसको उधर भेजो, टी टू इंटू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन, और इधर आ जाएगा तो क्या बनेगा? टी वन इंटू वी वन टू द पावर। इसको देख के क्या लगता है आपको? क्या टी टू इंटू वी टू टू द पावर गामा माइनस वन और टी वन इंटू वी वन टू द पावर गामा माइनस वन अगर बराबर है तो क्या ऐसा कह सकते हैं टी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन की वैल्यू कांस्टेंट है? अरे ठीक है, तो पहला रिलेशन ये आ गया। फिर इसको और आगे बढ़ाइए। अगर ये बात ठीक है, फिर मैं निकलू, मेरा हो गया क्या? फिर मैं फॉर्मूले याद कर लेता हूँ इसी बात पे। अगर ये हो गया तो बताइए पीवी इक्वल टू एनआरटी तो चल ही रहा होगा, आइडियल गैस तो है ही ना कंटेनर में अपने। तो बताएं पीवी इक्वल टू क्या चल रहा होगा? एनआरटी। तो टी की जगह आप क्या लिख सकते हैं? पीवी बाय एनआर। अरे लिख सकते हैं, लिख दो यहाँ पे पीवी बाय एनआर लिखोगे तो ऐसा हो गया। इधर क्या चल रहा है? वी टू द पावर गामा माइनस वन कॉन्स्टेंट। अब बताओ जब तुम सवाल लगाते हो तो मोल कैसे होते हैं? कांस्टेंट। भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में मोल तो कांस्टेंट है ना। आर कैसा है? तो क्या नीचे वाली पार्टी कांस्टेंट है? तो पीवी इंटू वी टू द पावर गामा माइनस वन, और इसको इधर भेज दें एनआर को, तो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो ये क्या आया? पी इंटू वी टू द पावर, यहाँ पावर कितनी? वन। जोड़ दो दोनों, गामा माइनस वन प्लस वन कितना? यहां से आ गया ये। इतनी मशक्कत के बाद तुम आते हो। कितना बात समझ में आ गई? कितना पहले पढ़ा हुआ है सब, उसके बाद ही मुंह खोल के देख रहे हैं। खींचे। तो मैंने आपको पहले भी कहा जो बातें मैं आपको बता दूंगा ये आपकी दोनों जगह काम आएगी, यहां की थर्मो में भी और उस पार की थर्मो में भी। अब पूरी बात करने से फायदा क्या हुआ? फायदा समझ लीजिए पहले। कोई पूछे पूरे डेरिवेशन करने के बाद आपको आंसर आखिरी में मिला ही है, तो मैंने आपसे पूछा था कि ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? तो ये इक्वेशन मैंने कहा ना, इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। आपको पूछे रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए ये कैसे समझ में आया, तो आप कहेंगे थोड़ा पीछे जाके देखो। बताओ ये कहां से आई है? ये आई है यहां से, यहां से, यहां से। ये कहां से आई? यहां से। देखो सांप कैसे से जा रहा है। ये सांप कहां जा रहा है? पीछे। अभी भी देखिए डसा नहीं है। ये कहां जा रहा है? देखा। और ये कहां जा रहा है? ये जा रहा है इस स्ट्रिप के पास। पहले ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, फिर ये स्ट्रिप कटेगी, फिर ये दोनों आएंगे, फिर ये दोनों जब आएंगे तो छोटी सी स्ट्रिप में ये लिखा जाएगा, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि रिवर्सिबल। अगर ये इरिवर्सिबल होता तो इंटीग्रेट करने की कोई आवश्यकता, वहां तो सिर्फ दो स्टेट होती, तो इंटीग्रेट क्यों करते हैं? और अगर इंटीग्रेट करेंगे तभी ये बनेगा, तभी ये बनेगा, और तभी ये एल वाला फॉर्मेट आएगा। हेलो, इंटीग्रेट करने पे तो आया है। और तभी कटेगा एल एन तो फिर ये बचेगा लास्ट में, और तभी ये सब होगा, तभी ये सब होगा, तभी ये वैलिड होगी, तभी ये वैलिड होगी। अब खींच लें। तो आप करते हैं कि मतलब बात समझ में आ चुकी होगी अब तक कि रिवर्सिबल में क्यों चलता है। जल्दी से खींचिए, खटखट खटखट नोट करिए आप। कहने कि हमें फॉर्मूला सीधे याद कर लूंगा, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो उससे बात नहीं बनेगी क्या? क्या साथ में वो भी याद कर लूंगा कि रिवर्सिबल के लिए चलता है? अब तो हाँ कह दो।
चले भाई, खींचते जाइए जल्दी जल्दी। हो गया, पीछे वाले का हो गया। अब सोचो पीछे क्या रहा होगा इसके पीछे। सोचो इंडिकेशन से पहले क्या लिखा होगा उधर, क्योंकि ये भी हटने वाला है, फिर ये सोचना पड़ेगा फिर। थोड़ा जल्दी लिखिए। चले, मैसेज है, हाय अजय सर, योर 1 लाख रुपीज इज वेटिंग, अप्लाई ए पर्सनल लोन। ये कटे बात, भाषा देखिए, मतलब इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। कैसे से मैसेज करते हैं लोग। तुम फिर से यहीं पे आ जाओगे, मुझे लगता है अब यही नहीं हुआ होगा, है? ये हो गया। थोड़ा जल्दी लिख लो भैया। अब ये सब देखिए, डेरिवेशन आप ना पढ़े तो याद कर लें, पी टी द पावर गामा कांस्टेंट, कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। तो जनता ऐसे ही पढ़ती है उसको। फिर वर्कडन का एक फॉर्मूला है, वो याद कर लेंगे, फिर उसका भी खत्म हो जाएगा। फिर एक सवाल लगाएंगे, बस खत्म हो गया डियाबेटिक। उसी के साथ कई लोग खत्म हो जाते हैं, सब्जेक्ट भी खत्म, दोनों पार्टियां भी। चले, अनमोल ने किटकैट खा ली होगी अब तक। अच्छा, तुम लोग को दबाव ना बना, तुम तो 1 साल तक नोट करते रहिए। कितना डेरिवेशन समझ में आ गया पूरा कैसे हुआ, सीधा। अब ये भी इक्वेशन जो है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ये भी किसके लिए वैलिड है? रिवर्सिबल। चलिए खत्म करें। तो एडियाबेटिक में क्या वेरिएबल होता है? पीवीटी। सिर्फ क्या कांस्टेंट है यहां पे? मोल। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन पे आ जाओ। तो टच ही नहीं किया अभी तो। जब तुम्हें कोई थप्पड़ मारने के लिए ऐसे हाथ लगा के रखे बस, तो क्या करोगे फिर? मारा थोड़ी उसने। चलिए भाई, डालिए, उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन।
अगला कार्यक्रम, मैंने आपसे कहा था अगले कुछ समय बहुत थोड़ा कठिन कार्यक्रम चलेगा, ध्यान सुनते जाइए। अब मान लीजिए आपसे कहता है वही प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और आपको बताना है कि वर्क डन क्या होगा। ठीक है, वर्क डन निकालने का देखिए सिंपल सा तरीका है, हमेशा आप एक ही फॉर्मूला लगाते हैं, पी एक्सटर्नल टीवी, लिमिट लगा देंगे V1 से, बेसिक वर्जन यही है। फिर बताइए इसमें एक और इक्वेशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक में भी आपने प्रूव की है जो इसी के लिए सही होती, कौन सी? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मान लीजिए आप P1 V1 T1 से P2 V2 T2 पे गए हैं, तो P1 इंटू V1 पावर गामा इज इक्वल टू क्या लगाएंगे? P2 इंटू V2 पावर गामा, और ये दोनों किसके बराबर होंगे? कांस्टेंट के। कांस्टेंट को आप कोई नाम भी दे सकते हैं, इच्छा अनुसार आप के बोल दें, चलेगा। तो ऐसा भी कह सकते हैं पीवी पावर गामा इज इक्वल टू के। अब बताइए पीवी पावर गामा इज इक्वल टू अगर के है तो पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? के अपॉन वी टू द पावर, पुट कर दें आप। जैसे आप यहां पे पुट करेंगे वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रल, इसकी जगह कितना पुट कर दिया मैंने? के अपॉन वी टू द पावर गामा। जो सवाल दिमाग में उठ रहा होगा उसका जवाब दे चुका हूं मैं। क्या सवाल समझ गया? ठीक। तो आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो वर्क डन मिल जाना चाहिए हमें। इसको सॉल्व करें, सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? वी टू द पावर माइनस गामा। अब के को बाहर निकाल लो, के तो कांस्टेंट है ना, ये लीजिए। इंटीग्रल एक्स टू द पावर एम कितना होता है बताओ? एक्स टू द पावर एम प्लस वन अपॉन एम प्लस वन, लगा दो ये लगाओगे तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? वी टू द पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। चलते जाइए, वर्क डन यहां से आ रहा है, माइनस के तो बाहर आ गया, अंदर अंदर आ जाएगा वी टू द पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, बराबर बात है। इस पर लिमिट लगेगी कहां से कहां? V1 से V2। फिर क्या करोगे? फिर थोड़ा सॉल्व करिए, इस सबको एक तरफ निपटा लीजिए पहले तो, जो माइनस गामा प्लस वन वगैरह इसको एक तरफ समेट लें, इस पोर्शन को अगर एक तरफ समेट लें, इसको और इसको, तो क्या बन जाएगा बताओ? इसको प्लस बना लें अगर के को, तो क्या बन जाएगा? के अपॉन ये वन माइनस गामा की जगह क्या बन जाए? वन माइनस गामा तो अभी है, समझ रहे? ठीक है, अंदर क्या बचेगा बताओ? v के अंदर लिमिट लगाओ, क्या बचेगा? V2 पावर माइनस गामा प्लस वन और माइनस V1 पावर माइनस गामा प्लस वन, चलेगा? चेक करिए। इतनी बात हो जाने के बाद थोड़ा और सॉल्व करें, इसको ऐसा लिख दें के अपॉन गामा माइनस वन, अंदर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर ले, V2 पावर माइनस गामा इंटू V2, चलेगा? और इसको लिख सकते हैं V1 पावर माइनस गामा इंटू V1, ये भी ठीक है। अब के को अंदर भेजिए, बताइए जब के को अंदर भेजेंगे तो के की वैल्यू क्या है? वन अपॉन गामा माइनस वन को तो बाहर रोक लो, अंदर के को भेजो, तो के इंटू V2 माइनस गामा इंटू V2, इधर क्या बनेगा? के इंटू V1 माइनस गामा इंटू V1। अब के की वैल्यू बताओ क्या है? पीछे लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, तो के की वैल्यू क्या क्या है? जो के है वही P1 V1 गामा भी है, और जो के है वही P2 V2 पावर गामा भी है, दोनों के है ना। तो के की जगह आप चाहे तो ये लिखें, चाहे तो वो लिखें, सुविधा अनुसार हम दो बातें लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? P2 V2 वाला केस, और यहां पे क्या लिखेंगे जिससे कि कट जाए मामला? आइए काटे हैं, कहां पे? यहां पे माइनस गामा, और यहां प्लस वन लगा दें, तो नहीं लगा तो प्लस वन हो जाता है, ओके। कुछ नहीं लिखा तो पावर वन ही है भैया। देखिए अब ये वन अपॉन गामा माइनस वन हो गया,
के की जगह पे क्या लिखेंगे? समझ गया हो? अब के की जगह क्या लिखेंगे? सुविधानुसार एक बार लगाएंगे, क्या बताओ? P2 V2 पावर गामा, सुविधानुसार। और बाकी क्या रहेगा बताओ? V2 माइनस गामा और इंटू V2 जिसके ऊपर 1 लगा है। इधर आ जाइए, यहां के सुविधानुसार क्या लिखेंगे? P1 V1 पावर गामा और इंटू V1 माइनस गामा और एक V1 जिसके ऊपर, ठीक, आप इसको काट दीजिए तो ये इससे निकल लेगा, ये इससे निकल लेगा, कट गया ना मामला। बताओ क्या बचा? P2 V2 और यहां से P1 A1। तो आंसर बताइए फाइनल। वर्क डन इज इक्वल टू, फाइनली आ रहा है P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। चेक करिए। अब इसको भी एलबीएस सोसाइटी वाले सीधे याद कर लेते हैं, डायरेक्ट खत्म। कह रहे हैं ये आंसर है, इसको मैं ऐसे दिल में बसा लूंगा उसकी तरह, खत्म बात। फरवरी फरवरी रखूंगा, मार्च में फिर खत्म। अब आपको लग रहा होगा कि आप वर्कडन पूरा समझ गए। आपको लग रहा होगा एडियाबेटिक का वर्कडन आपको पूरा समझ में आ गया, बहुत तेज हो गए हैं। रुको जरा, पहले इतना नोट कर लो। तो ये सब हमने किसके लिए किया है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक। तो सिर्फ मैं आपसे कहता हूं, जितनी क्लैरिटी आपको मैं दे दूंगा उतने के बाद आपके दोनों जगह काम हो जाएंगे, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। अब सीधे फॉर्मूला याद कर ले। मान लीजिए P2 V2 माइनस P1 V1 जोश में भर के याद करा दिया गया। क्या हो, मेरे साथ बोलो सब लोग, एडियाबेटिक का क्या फॉर्मूला होता है? P2 V2 माइनस P1 है। पीछे वाले तुम भी बताओ, आगे वाले तुम भी बताओ, तुमने नहीं बोला तो भाई उससे क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है ही, लॉजिक है ही नहीं आपके पास कुछ। एक प्रश्न थोड़ा सा बीच में कुछ लॉजिकल आ गया, मान लीजिए उसने वर्कडन ऐसा लिख दिया, कल को वो फॉर्मूला लिख दे वर्कडन ये है रिवर्सिबल एडियाबेटिक में, हो गया आपका। आपके आए हैं? डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है क्या? ये नहीं करना है भाई। ये जरूर बात है। नहीं नहीं, सही बात है, इसको अवॉइड करिए प्लीज। क्या बता रहा, सुनने में क्या आ रहा? नीट का सेंटर गोवा शिमला मनाली डाल दो तुम। नहीं, भारतवर्ष में डालो, नीट की बात हो रही है। चले, जल्दी खींचे, जल्दी फटाफट। तरीका समझ के, सिंपल था कि लॉजिक इंडिकेट करते जा रहे हैं। आखिरी में बस क्या किया, थोड़ा साइन विन सेट किया और के को भेजा अंदर। के को जब अंदर भेजा तो दो तरीके से भेजा, एक बार के को लगा दिया P2 V2 गामा और एक बार के को लगा दिया P1 UN गामा, जिससे कि मामला थोड़ा आसान हो जाए। बाकी सिंपल कैलकुलेशन। नहीं नहीं, सही है। ये हो गया मेथड नंबर 1 वर्कडन निकालने का बेसिक तरीका पहला। एक और तरीका मार्केट में चलता है, दूसरे तरीके पे आ जाइए। आगे नहीं बढ़ने दोगे? तुम नोट कितनी जल्दी, कैसे बगल वाले लिख दिया करो थोड़ा, अपने अपना खेलो है। चलो भाई, हो गया होगा मेरे ख्याल से।
तो अब ये जो फॉर्मूला है, एक तो आप इसको याद रख सकते हैं अगर आप सीधे याद करने वाली पार्टी हैं, ज्यादा किसी से बात ना करें, समझदार व्यक्तियों से दूर रहें। अगला जो है, दो स्टेप जो बाकी है वो खुद भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं दिमाग लगाना मना है। ये अगर आप समझ गए, आप पुट कर रहे हैं तो ये खुद भी लिख सकते हैं आप। नहीं कह रहे मैं जो लिखा है वही लिख लूं, बड़ी बात है, उसमें गलतियां कर दूंगा 3-4, आखिरी तक आते थे मेरा फॉर्मूला ही बदल जाता है। आओ देखें, इतना काफी, अब जो छूट जाए समझ लो कि कुछ हुआ ही नहीं हमारे बीच। मेथड नंबर 2, मान के चलो ये सब ख्वाब था। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते तो आप सीधे लिखिए, बताइए जब dq 0 है तो हीट ट्रांसफर अगर बंद है तो du या d जो भी आप लिखते हैं वो क्या dw के बराबर है, बराबर है। तो अगर आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी और उसको भी, तो यहां से इंटीग्रेशन के बाद क्या आ जाएगा, वर्क डन। तो वर्क डन एक तरीके से टोटल वर्क डन इसको लिख दिया मैंने, तो बताओ W इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रल du, ये भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल dw कितना हो गया, वर्क डन, टोटल वर्क डन। तो इसको इंटीग्रेट करके मैंने W लिख दिया, तो W इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ du या d जो भी आप बोल रहे हैं। अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, NCV/dt, इसका इंटीग्रेशन कर लो, टेम्परेचर कहां से कहां वेरी कर रहा है, ये भी वर्क डन है। अगर ये वर्क डन तो लिमिट लगा लो, n कांस्टेंट है, CV कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, लिमिट लगा लो, लिमिट लगाओगे इसका इंटीग्रेशन तो ये बन जाएगा NCV/T2 माइनस, तो ये वर्क डन आ गया। तो क्या ये वर्क डन गलत है क्या, ये भी सही है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक के लिए निकाला हमने इंटीग्रेट करके, ये भी ठीक है। अब वो कहते हैं साबित करो दोनों कैसे ठीक है, तो आप साबित भी कर सकते हैं। CV की वैल्यू बताइए, आपने पीछे निकाली थी थोड़ी देर पहले, यहां जाइए, देखिए यहां से देखिए, गामा -1 कितना आ रहा है, R/CV, तो CV कितना आ जाएगा, R/, बराबर, CV ले आओ वहां से, CV की वैल्यू अगर पीछे से हम लेके आए R/Γ-1 यहां पुट कर दीजिए, तो वर्क डन कितना आ रहा है, NCV में CV की जगह लिख दो R/Γ-1, T2 माइनस T1। फिर बताइए इसमें आइडियल गैस इक्वेशन चल रही है या नहीं चल रही है, आइडियल गैस के लिए कर रहे हैं ना ये सब, तो PV इक्वल टू nRT चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। तो बताओ पहले प्रेशर कितना था, P1, वॉल्यूम कितना, V1, मोल कितने, वो तो n ही है, टेम्परेचर कितना T1, बाद में कितना हो गया, P2 बदल गया, V2 बदल गया, मोल उतने ही है, R वही है, टेम्परेचर बदल गया। तो बताओ nRT1 की जगह और nRT2 की जगह क्या P1 V1 P2 V2 लिख सकते हैं, इसको और आगे बढ़ाओ, इसको अंदर भेजें तो देखिए ये बन जाएगा nRT2 माइनस nRT1 अपॉन Γ-1, चलेगा। अब बताओ nRT2 कितना लिख सकते हो, P2 V2, और nRT1 कितना लिख सकते हो, तो वर्क डन कितना आ गया, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन, फिर वहीं आ गए, चेक करिए, सेम सेम, बराबर। ये दूसरा है, इससे लोग पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि आसान होता है उससे थोड़ा, लेकिन इससे अगर आप पढ़े लिखेंगे तो आपको वो नहीं समझ में आएगा कि वर्क डन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कौन सा, ये कैसे लागू हुआ। तो ये समझने के लिए आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी आप कर तो इससे भी सकते हैं, फॉर्मूला सेम आ रहा है, चेक करिए, खींचते जाए। तो अब कितने वर्जन हो गए अपने पास टोटल, कितने वर्जन हो गए टोटल, 3 वर्जन हो गए, क्या 3 कौन कौन से हो गए, नोट कर लेते हैं फिर बताते हैं। कि तो दिमाग में बहुत जोर पड़ रहा है कि बस थोड़ा और हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूं। आसान है कि लॉजिकली समझिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने क्या किया, हीट के 2 मोड होते हैं, सॉरी एनर्जी के 2 मोड होते हैं, हीट वर्क, हीट बंद है, वर्क चालू है, एनर्जी का परिवर्तन वर्क के बराबर है।
अगर हम इंटरनल एनर्जी की स्ट्रिप छोटी सी काट के इंटीग्रेट कर दें तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी। वही करते जा रहे हैं बस, डी की वैल्यू एनसीवी लगाई और सॉल्व करते गए। ये भी वर्क निकालने का दूसरा तरीका है। अब अगर दोनों से जो वर्क निकाला है सारी बातों को मिला लीजिए। मान लें अगर आप इतना नहीं पढ़ना चाहते, मना किया गया है, तो आपके लिए ये वाली स्लाइड है। वहां पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक का प्रश्न आया और आपने कहा कि भाई साहब मेरे को जल्दी कोर्स खत्म करना है, कुछ फॉर्मूले ले जाइए अपने साथ। कहने पहला ये ले जाऊं, पी एक्सटर्नल डीवी, कहने इससे लगा लेना कुछ आ जाए तो। कहने दूसरा एक ले जाओ ये वाला, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1। क्या और बताएं, एक ये ले जाओ, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल डी यू करके NCV T2 माइनस T1, ये भी ठीक है। कह रहे और बताएं, एक CV की जगह लगा दो R अपॉन गामा -1, तो N R अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1। इन तीनों को लर्न बाई हार्ट कर लें। पीछे मैंने आपको समझाया हुआ है कि जो ये तीनों हैं ये तीनों एक ही हैं। समझाया हुआ है क्या? बताइए, ये जो है वही ये है, और ये जो है वही ये है, और ये जो है वही है, सब गोल गोल घूम रहे हैं। फिर साबित करो, देखो CV की वैल्यू ये लगा दो, यहां पहुंच गए। NRT2 को अंदर भेजो, NRT1 को अंदर भेजो, P2 B2 माइनस P1 लिख दो, यहां पहुंच गए। फिर यहां से आ जाओ, खेलते रहो। तो इस तरीके से भी कोर्स खत्म होता है। कहने रिवर्सिबल एडियाबेटिक में क्या पढ़ा? कहने 3 फॉर्मूले। कहने मैं था वो थे और 3 फॉर्मूले थे हम लोग के बीच में। बात खत्म हो गई थी, फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे हंसते खेलते। और काफी जगहों पे यही चलता है, लेकिन पूरी बात मैंने आपको बता दी, क्योंकि आपका पता नहीं, मेरी थोड़ी इज्जत है मार्केट में ना, बनाए रखना पड़ता है। एक और बात करते हैं, इरिवर्सिबल के लिए। अब ये बातें किसके लिए करी मैंने भी? ठीक, मान लीजिए बहुत तनाव आपको होता है, तो आप कम से कम इतना तो ले ही जाए अपने साथ। कोई पूछे बताइए ये जो फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ये किसके लिए सही है? एक्सपेंशन के लिए? रिवर्सिबल तो ठीक है, एक्सपेंशन के लिए या कंप्रेशन के लिए? दोनों के लिए। क्योंकि ये जो बेसिक फॉर्मूला है जो सबसे पहले लिखा हुआ है, बताइए वो किसके लिए सही है? दोनों के लिए। इसके साइन कन्वेंशन आपको मैंने पहले ही समझा दिए। एक्सपेंशन में ये पॉजिटिव होगा तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, कंप्रेशन में नेगेटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। सही है, और इसी से तो ये आया है, अगर आपने डेरिवेशन देखा है तो। अगर वो सही है तो फिर ये भी दोनों के लिए सही है, और जो ये है वही तो ये भी है, तो फिर ये भी दोनों के लिए सही है, और जो ये है वही ये भी है, तो फिर ये भी दोनों के लिए सही है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाइए। अगला कार्यक्रम है इरिवर्सिबल। मान लीजिए बात करता है इरिवर्सिबल एडियाबेटिक की, कैसा ग्राफ बनेगा इस बार? अगर आपके मुंह से निकल के वैसा बनेगा ऐसा बनेगा तो मतलब तुरंत नाम लिख लिया जाएगा। आपको बोलना चाहिए ग्राफ नहीं बनेगा, 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 डॉट। कह रहे भाई साहब आप क्या एक्सपेंशन कराने में यकीन रख रहे हैं या कंप्रेशन? तो कुछ एक नाम लेंगे आप, तो आप कहेंगे एक डॉट यहां बना लो ऐसा, एक डॉट यहां बना लो ऐसा, सिर्फ ये क्या है? इरिवर्सिबल सिंगल स्टेज, इनिशियल फाइनल, कहानी खत्म। कहते हैं ऐसे फिर क्या करोगे आगे? आगे देखिए, जब आप ये आई है गाइस कितने मासूम दोनों, अकेले सब्जी लेने मत जाया करो बाहर, खतरा है तुम्हारी जान को। देखो, साथ में ले लिया करो किसी को, किसी को भी जिससे तुम सुरक्षा की, है ना? ठीक है, अब देखिए इरिवर्सिबल जब आप बात करेंगे तो 2 ही स्टेप हैं। अभी भी क्या हीट ट्रांसफर बना है, तो नेट हीट ट्रांसफर कोई भी नहीं हो रहा है सिस्टम के अंदर, है ना? तो बताइए अभी भी एनर्जी के चेंज के 2 ही मोड होते हैं, हीट और वर्क, और एक मोड बंद है क्या? तो इंटरनल एनर्जी में जो भी परिवर्तन होगा क्या उसका जिम्मेदार W है। अब इस बार मैं डेल्टा लगा रहा हूं क्योंकि मैं कोई स्ट्रिप तो काट नहीं रहा, कोई इंटीग्रेशन तो करूंगा नहीं, है ना? क्योंकि प्रोसेस क्या रहा, इनिशियल फाइनल सिर्फ 2 स्टेज में हो रहा है।
तो मैंने लिखा डेल्टा ई इज इक्वल टू नेट वर्क डन। अब बताइए अगर वर्क डन निगेटिव है तो डेल्टा ई भी निगेटिव होगा, वर्क डन पॉजिटिव है तो डेल्टा ई भी पॉजिटिव होगा, साइन कन्वेंशन अपने आप सेट है। फिर अगर मैं बताऊं डब्ल्यू निकालना है तो मैं सिर्फ क्या निकाल लूं आपके लिए, डेल्टा ई। और डेल्टा ई क्या होता है, डब्ल्यू अगर डेल्टा ई है तो डेल्टा ई होता क्या है, एनसीवी डेल्टा टी। अब मैं कोई इंटीग्रेशन थोड़ी लगाऊंगा, तो सीधे लिखेंगे एनसीवी टी टू माइनस, ठीक है, सीवी को अभी भी क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन, कह रहे ये कैसे लिख दिया तुमने अभी भी, आइए देखें, ये जो रिलेशन था पीछे ये वाला सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये तो जनरल रिलेशन है ना भी। ये जब मैं आपको बता रहा था तो मैंने क्या बोला था, ये हमेशा से ये मेयर्स रिलेशन है आइडियल गैस के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस और इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो प्रोसेस देख के थोड़ी लगाते हैं। तो बताइए ये तो ठीक ही है और ये ठीक है तो ये भी ठीक है, तो ये तो आप लगा ही सकते हैं, इसको आके लगा दिया मैंने, तो ये भी ओके। अगर ये ओके तो बताइए फिर ये अंदर जाएगा एनआरटी2, ये अंदर जाएगा एनआरटी1। क्या आइडियल गैस के ऊपर प्रोसेस करा रहे हैं सब, तो एनआरटी2 को क्या लिख सकते हैं आप, हैं P2V2 और एनआरटी1 को, और नीचे अब कहानी यहां पे आई है तो सॉल्व भी हुई और फंसी भी है, दोनों बातें एक साथ हुई हैं। सॉल्व कैसे हुई है भाई, आंसर आ गया, आंसर आ गया तो सॉल्व हो गई, इरिवर्सिबल का सवाल लग जाएगा, फंसी कैसे है? ये मान लें आपकी इनिशियल स्टेट थी, ये आपकी फाइनल स्टेट है, दो डॉट है, P1 V1 T1 P2 V2 T2 आपने लगाया और सॉल्व किया। कहानी फंसी ऐसी है कि दोनों का फॉर्मूला एक जैसा आ गया, चेक करिए, इसको देखिए और इसको देखिए, सेम से सेम सेम आने का मतलब एक बार मैंने इरिवर्सिबल तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस कराया और एक बार मैंने रिवर्सिबल तरीके से एडियाबैटिक प्रोसेस कराया, और दोनों में जो फॉर्मूले हैं बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल आ गए। पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले कब, आइसोथर्मल में ऐसा नहीं हुआ था। क्या फॉर्मूले थे आइसोथर्मल में, रिवर्सिबल का क्या था, मुंह तक नहीं खुला कई लोगों का मैंने कहा था रिवाइज करके आइएगा, लेकिन आप वहीं के वहीं बिजी रहते हैं आप लोग, मैं समझ सकता हूं। तो रिवर्सल में फॉर्मूला आया था -2.303 एनआरटी लॉग ऑफ V2 बाई V1। आप कई लोग सुन के बोल रहे हैं हाँ ठीक ठीक, वहां ये मौका नहीं मिलता दोबारा बोलने का। और इरिवर्सल में क्या आया था, ठीक है, तो अलग अलग थे दोनों, यहां सेम है। तो प्रश्न क्या उठा, अगर दोनों में वर्कडन का फॉर्मूला सेम है तो क्या दोनों में वर्कडन भी सेम है, और अगर दोनों में वर्कडन सेम है तो रिवर्सिबल तरीके से वर्कडन और इरिवर्सिबल तरीके से अगर वर्कडन सेम आ रहा है तो दो बार प्रोसेस कराने की जरूरत क्या है, दोनों एक ही बात है, दोनों को एक घोषित कर दिया जाए और एक को काट दिया जाए, एक ही पढ़ेंगे। अब इतना नोट कर लें पहले इनके क्या कारण है, सत्य क्या है, इतना नोट कर लीजिए पहले, बाकी लोग भी है ना उन्होंने पैसे दिए, कर लीजिए। चले, तो समस्या ये क्रिएट हो रही है कि जो इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में फॉर्मूले एक जैसे हैं तो क्या वर्कडन भी एक जैसा आएगा, और अगर एक जैसा आएगा तो दो तरीके से प्रोसेस को कराने से फायदा क्या हुआ। एक और बात इंपॉर्टेंट, जब हम प्रोसेस को एडियाबेटिकली कराते हैं तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में सिर्फ एक बात कांस्टेंट है, कौन सी, एन। तो अगर आप P1 V1 T1 से चले और P2 V2 T2 पे पहुंचे तो ये इक्वेशन भी इस्तेमाल में कभी ले सकते हैं। ये कहां से आई है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से, ये भी चल रही होगी। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ा लीजिए। जब आप सत्य तक पहुंचना चाहते हैं कि दोनों में वर्कडन का फॉर्मूला एक जैसा आया तो दोनों में क्या वर्कडन एक ही है, ये अलग है,
तो पहले संदेह को क्रिएट करिए। सत्य तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है संदेह, कंफ्यूजन क्रिएशन। लेकिन संदेह तार्किक होना चाहिए, नहीं तो वो शक कहलाता है। आइए कंफ्यूजन क्रिएशन करते हैं। पहले संदेह ये कहता है कि अगर मान लीजिए आप एक इनिशियल स्टेट ले रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, इनिशियल स्टेट नंबर 1 लिया आपने, और यहां प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। यहां से भी फाइनल स्टेट पे जाना चाहते हैं हम। फाइनल स्टेट सेकेंड वाली पे प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, टेम्परेचर T2 है। जाने के हमारे पास तरीके हैं। एक तरीका रिवर्सिबल है, उसमें हम कोई ग्राफ आप बना के ऐसे जाते हैं। मान लो अभी मैं कोई ग्राफ नहीं बना रहा हूं, तरीका है रिप्रेजेंट करने का। मान लीजिए एक बार हम ऐसे गए और रिवर्सिबल तरीके से गए, रिवर्सिबली एडियाबैटिक प्रोसेस करा के गए, फिर हमने वर्क डन वगैरह निकाला। दूसरा तरीका, हम इरिवर्सिबली गए, इरिवर्सिबल में हम कहीं प्रोसेस ना करा के सीधे एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे डायरेक्ट पहुंच गए। ये मान लीजिए हरा वाला तरीका कौन सा है, इरिवर्सिबल। लेकिन हम चले कहां से, सेम जगह से, और पहुंचे कहां पे। अगर ऐसा हो गया तो बताइए, अगर ये एडियाबैटिक है, दोनों ही एडियाबैटिक है, चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, तो हीट ट्रांसफर तो जीरो ही होगा ना सब में। अगर हीट ट्रांसफर जीरो का, तो बताइए इंटरनल एनर्जी के चेंज का जिम्मेदार कौन होगा, वर्क डन ही होगा। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट को अगर आप माइनस करते हैं तो जो चेंज आ रहा होगा वर्क डन के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो ये दोनों में सही है, इसमें भी सही है उसमें भी सही है, क्योंकि आप एक जगह से चल रहे हैं दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, तो नेट में जो इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन हुआ है वो निकाल रहे हैं। और वो नेट परिवर्तन का जिम्मेदार कौन होना चाहिए, वर्क, क्योंकि हीट तो आई नहीं है, न गई है। तो ये बात दोनों जगह सही होनी चाहिए। अगर ये बात दोनों जगह सही है तो बताइए, इसको आप लिख सकते हैं E2 माइनस E1। और E2 माइनस E1 अगर दोनों जगह सेम है, देखो E1 दोनों का कौन सा वाला है, ये वाला, और E2 कौन सा वाला है, ये वाला। तो E2 E1 अभी हमें लग रहा है दोनों का सेम है। तो अगर ये दोनों का सेम है तो ये बात दोनों के लिए सेम आ गई। किसके लिए, रिवर्सिबल के लिए भी। और अगर ये इसके बराबर है तो ये बात भी दोनों के लिए सेम होनी चाहिए। लेकिन है? लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन यहां से तो ऐसा होता नजर आ रहा है। समस्या समझ पा रहे हैं पहले। तो संदेह ये क्रिएट होता है कि ये तो लॉजिक ये कहना चाह रहा है कि E2 माइनस E1 अगर दोनों जगह सेम है, क्योंकि इनिशियल स्टेट यहाँ पे E1 है दोनों के पास, फाइनल स्टेट दोनों के पास E2 होगी। पहुंचे तो आप यही है ना, T2 पे पहुंचे हैं तो E2 सेम होगा। और अगर सेम हो गया तो फिर ये भी सेम है, और ये सेम है तो यही तो इसके बराबर है, तो ये भी सेम होना चाहिए। तो जो फॉर्मूला सेम आता नजर आ रहा है, क्या उससे वर्क डन भी सेम आएगा, तो जवाब है नहीं। अब कहेगा फिर यहां से तो सब कुछ वैसा ही लग रहा है और तुम कह रहे हो वर्क डन अलग आएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सेम नहीं आएगा। कह रहे फिर ये सेम नहीं आएगा तो काटना कहां शुरू करें, ये जो ऊपर लिखी बात ये भी गलत है क्या। कोई पूछे भाई साहब ये जो बात लिखी ये गलत है क्या, ये ठीक है। कह रहे ये जो लिखा है दोनों के लिए, ये गलत है, पहचानिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं बारीक बातें सुनना शुरू करिए, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे आप। पहली वाली बात ठीक है, और मैंने कहा दूसरी वाली बात दोनों के लिए अगर आप लिख देते हैं तो गलत है। कह रहे ये क्या हो गया, पहली सही और दूसरा गलत। ये संदेह का क्रिएशन हुआ। आइए अब संदेह को दूर करते हैं। सत्य यह है कि अगर आप एक इनिशियल स्टेट से चलते हैं, जितना दिमाग है पूरा एकत्रित करके सुने, अगर आप एक इनिशियल स्टेट से चलते हैं और यहां पे इंटरनल एनर्जी मान लीजिए ये ए स्टेट है, इसको मैंने ए बोल दिया, और ए से चल के मान लो मैं बी पे गया, और यहां पे इंटरनल एनर्जी मान लीजिए ई बी लिख दी मैंने, और इस बार जो मैंने प्रोसेस कराया वो कैसा कराया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। तो जब मैं दोबारा इरिवर्सिबल प्रोसेस कराऊंगा तो क्या मैं उसी जगह से स्टार्टिंग ले सकता हूं या नहीं ले सकता, यहीं से ले सकते हैं स्टार्टिंग, क्यों नहीं ले सकते। प्रेशर P1 चाहिए, वॉल्यूम V1 चाहिए, टेम्परेचर T1 चाहिए, ले लेंगे वेसल के अंदर। लेकिन इस बार रास्ता अलग चूज किया है, इस बार रिवर्सिबल नहीं क्या चूज किया। तो जब आप इरिवर्सिबल चूज करते हैं तो आप वहां कभी फाइनली शुरू तो कर सकते हैं आप वहीं से, लेकिन वहां कहीं फाइनली पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि आप किसी दूसरी स्टेट पे पहुंचते हैं। क्या बोलना फिर सुनिए ध्यान से। एक ही जगह से आप दोनों को स्टार्टिंग तो दे सकते हैं, लेकिन जब आप रिवर्सिबली जाएंगे तो आप पहुंचेंगे कहीं और जब आप उसी जगह से इरिवर्सिबली जाएंगे तो आप सेम जगह कभी पहुंचेंगे ही नहीं, आप पहुंचेंगे किसी और स्टेट पे। और जब किसी और स्टेट पे पहुंचेंगे तो इस स्टेट को नाम क्या देंगे, सी, और इस पे इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, ईसी।
तो बताइए जब यहां पे सॉल्व हो रहा होगा तो मामला क्या हो रहा होगा, EB माइनस ए, और यहां पे सॉल्व होगा तो क्या होगा, दोनों जगह चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लें और वो दोनों जगह वर्क डन के यहां भी बराबर होगी। और लेकिन ध्यान दें ये बात तो दोनों जगह ठीक है, लेकिन ये बात की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, यहां पे अलग और यहां पे, इसीलिए यहां पे वर्क डन जो आएगा वो W1 आएगा और यहां पे वर्क डन। आप कोई पूछे कि मैं कैसे मानूं कि अलग जगह पहुंचेंगे, सेम जगह क्यों नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ध्यान दीजिए जो इक्वेशन आपने एक पढ़ी थी PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कहां चलती है, रिवर्सिबल में, कहां नहीं चलती। इसमें जब आप देखेंगे तो P1 V1 पावर गामा इज इक्वल टू क्या चल रहा होगा, P2 V2 पावर गामा, लेकिन ये इक्वेशन यहां वैलिड, यहां पे सिर्फ ये चल रहा होगा क्या, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू, बराबर। तो आप सेम P1 सेम V1 से दोनों जगह स्टार्ट कर सकते हैं, सेम V2 तक भी पहुंचा सकते हैं, भाई पिस्टन है उसको आप V2 तक पहुंचा सकते हैं रिवर्सिबली भी, और लेकिन आपको सेम प्रेशर कभी अचीव नहीं होगा। ध्यान दें जब आपने एक और इक्वेशन लिखी थी पीछे, T इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1, ये वाले, बताइए ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, ये वाले रिवर्सिबल के लिए। तो जब आप लिखेंगे T1 V1 पावर गामा माइनस 1, T2 V2 पावर गामा माइनस 1, तो ये सिर्फ किस में लगेगा, ये सिर्फ लगेगा किसमें, रिवर्सिबल में। तो सेम V1 T1 आप दोनों को दे सकते हैं, सेम V2 भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन दोनों में आपको सेम T2 का भी अचीव, यानी कि सेम इंटरनल एनर्जी का भी अचीव नहीं होगी। तो जब आप रिवर्सिबली कराएंगे और एक बार जब इरिवर्सिबली कराएंगे तो दोनों में बताइए क्या बेसिक इक्वेशन बदल गई है, इसमें बेसिक इक्वेशन अलग लग रही होगी और इसमें ये इक्वेशन होल्ड नहीं करेगी। तो जब आप यहां पे दिखाएंगे EC माइनस सी और यहां पे लगाएंगे EB माइनस सी, तो क्या वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट आएंगे। कारण ये है फॉर्मूला आपको दिखने में तो एक जैसा लग रहा है, कैसा, NCV T2 माइनस T1, लेकिन जो T2 है दोनों का, T1 तो आप सेम सेम दे सकते हैं दोनों को, लेकिन जो T2 आएगा दोनों का, यहां का T2 एक तरीके से T2 डैश होगा। अगर आप पीछे वाले में क्या लिखते हैं T2, तो यहां आपको लिखना चाहिए क्या, T2 डैश, और T2 और T2 डैश कभी सेम, इसलिए दोनों का वर्क डन कभी सेम। कितने बात समझ में आ गई, सीधा एजेंडे की तरफ खींचे। फिर सुनने ध्यान से क्या कह रहा हूं, दोनों जगह आपको लग क्या रहा है डेल्टा ई डब्ल्यू के बराबर है, ये तो बात ठीक है। दोनों जगह आपको लग रहा है E2 माइनस E1 W है, तो आपको लगेगा कि E2 E1 अगर सेम है तो W भी सेम होना चाहिए, लेकिन E2 E1 सेम होते ही नहीं कभी। क्या बोलेंगे, E2 E1 कभी सेम, सेम E1 से आप दोनों की स्टार्टिंग तो करा सकते हैं, लेकिन सेम E2 पे दोनों का एंड नहीं करा सकते। इसका एंड अलग जगह होगा और इसका एंड अलग जगह होगा, बराबर। अगर वहां पे आपको टेम्परेचर T2 मिला है तो यहाँ T2 डैश मिलेगा, सेम टेम्परेचर पे आप एंड नहीं कर पाएंगे। कारण उसका क्या बताएंगे, कहेंगे दोनों की बेसिक इक्वेशन ही। इसीलिए क्या समझना बहुत जरूरी है कि P इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कहां लगता है और कहां, अगर आप वो नहीं समझ पाएंगे तो आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि दोनों का फॉर्मूला सेम है तो वर्क डन अलग कैसे। समझ पा रहे हैं क्या बात होगी, ये वो बातें बता रहा हूं जो 1% लोग बात करते हैं केवल, बाकी तो सिलेबस खत्म हो ही रहा है। हाँ यहाँ T2 कर लेना भाई। तो अगर लॉजिकल प्रश्न कोई कठिन सा आ गया तो आप संभाल ले जाएंगे, अगर बातें सुनी आपने। डेल्टा ई इज इक्वल टू डब्ल्यू लिखना सीख है, ठीक है दोनों में, लेकिन डेल्टा ई दोनों का सेम कभी नहीं होता। T1 दोनों का सेम रख सकते हैं, लेकिन T2 आपको कभी भी सेम दोनों का नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों की बेसिक इक्वेशन ही अलग अलग है। और इसके लिए फिर मैंने बताने, इसको समझाने के लिए क्या चीज समझना बहुत जरूरी है, ये अगर आपने ये नहीं समझा कि ये इस पे लगता है तो कुछ समझ में नहीं आएगा।
और इस बात को समझाने के लिए पीवी टू द पावर गामा का डेरिवेशन समझना बहुत आवश्यक है। ये और ये समझाने के लिए मैंने ये सब खींचा हुआ है। समझ पा रहे हैं कहां से जमीन बनाई जाती है। तो अगर आपको ये सब समझ में आता होगा तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये यहाँ पे क्यों वैलिड है और ये सिर्फ रिवर्सिबल में क्यों वैलिड है। ये समझ पाएंगे तभी आगे चल के आप इन दोनों में अंतर कर पाएंगे कि वर्क डन यहाँ पे फॉर्मूला सेम, यहाँ पे सेम, लेकिन वर्क डन डिफरेंट। खींचा। तो जमीन पे थोड़ा काम करना पड़ता है पहले। अब ये अंत है, आपको एडियाबैटिक में काफी क्लैरिटी मिल चुकी होगी वर्क डन के अंदर। अब एक काम करते हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कंपैरिजन कर लेते हैं। आपको लग गया होगा आप एडियाबैटिक में सब जान गए हैं, तो चेक कर लेते हैं। चेक करना चाहिए। चले। तो अगर आप एक लाइन में बोलना चाहते हैं किसी को समझाने के लिए तो क्या बताएंगे कि दोनों में इनिशियल स्टेट सेम हो सकती है लेकिन फाइनल स्टेट सेम नहीं होती, इसलिए वर्क डन दोनों में अलग अलग आता है। इसीलिए यहां पे जो डेल्टा ई आएगा वो कितना आएगा, W1, और यहां पे कितना आएगा, क्योंकि यहां पे जो डेल्टा ई है वो डिफरेंट है और यहां पे डेल्टा ई, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट का अंतर निकाला जा रहा है। ठीक। कंपैरिजन बिटवीन, तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि जो आगे की बातें उन्हें थोड़ी कठिन है। ठीक है, देखें दोनों में ग्राफ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, दोनों क्या है। ठीक है, तो आपने ग्राफ बनाया, एक ऐसा एक ऐसा। तो बताएं अगर आपसे कहता है इनमें से एक ग्राफ आइसोथर्मल का है और दूसरा ग्राफ एडियाबैटिक का है, ये एक स्टेट है, ये दोनों पे एक सेम इस वॉल्यूम पे आप पहुंचाएं इसको, तो यहाँ V1 से चले और यहाँ V2 पे पहुंचे। प्रश्न सुनिए, पहली चीज तो एडियाबैटिक का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा सा स्टीपर होता है। स्टीपर समझते हैं, थोड़ी खड़ी चढ़ाई जिस पे चढ़ना मुश्किल हो। तो बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ स्टीपर है, कौन सा आसान है चढ़ना, कौन सा कठिन है। ये वाला अगर ऐसा करते हैं और ढलान ऐसे बढ़ाते हैं तो चढ़ना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ कर रहे हैं तो देखिए ये मुश्किल है थोड़ा, ये और मुश्किल है, ये और मुश्किल है। समझ रहे हैं। तो नीचे वाला कौन है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ जो है जिसको नीले से शेडेड कर दिया है, तनाव बढ़ता हुआ, आई लाइक इट, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और ऊपर वाला जो है वो क्या है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ठीक है, फिर मैंने एरो बना दी, उसने कहा एक्सपेंशन, तो मैंने कहा ये लो, तो दोनों हो गए एक्सपेंशन। आई लाइक इट, आई जस्ट एंजॉय इट, यू नो। सामने वाली की आंखों में जो परेशानी है उसमें मजा आता है और मेरे लिए हो तो मतलब कमाल की बात, फिर तो और ज्यादा। अब ये है मामला। अब देखिए इसमें सवाल ये है कि अगर मान लीजिए मैं यहां से चला और यहां से चलने के बाद मैं एक बार यहां पहुंचा और एक बार मैं यहां पहुंचा, मान लीजिए ये T है और ये वाला टेम्परेचर T डैश है। ध्यान से देखिए क्या बना रहा हूं, ये वाला टेम्परेचर कितना है T, और ये वाला आपको बताना है कि चार ऑप्शन में
सांस लेने गए होंगे। तुम लोग गलत क्यों समझते हो? दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। हमसे अच्छा कौन है यार, तो शरीफ। अपने मोहल्ले में 2 किलोमीटर की रेडियस में सबसे शरीफ आदमी हूँ मैं। नाम की कस्में खाई जाती है मेरे। कैसी बातें कर, कह रहा है एक ही घर होगा। भगवान से डरो बे। अब देखिए जो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व है, इसमें एक दो बातें और समझ लें फिर आंसर बताएं। तब तक बताइए इसमें किसका ग्राफ का स्लोप ज्यादा होता है? ये सब आप फिजिक्स से पढ़ते हैं। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व ज्यादा होता है कितने टाइम्स? गामा टाइम्स। किससे? ठीक है, आप बताइए आंसर जल्दी से, इसी बात पे। टी डैश कैसा है, छोटा है बड़ा है? चेक करिए कैसे करेंगे। पहली बात, ये वाला ग्राफ देखिए, ये किसका ग्राफ है? ये वाला आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर सारे पॉइंट पे इस पे सेम होगा। तो अगर यहाँ पे टी दिया उसने, तो फिर यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, ये सब टी 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 टी, तो ये भी टी। तो बताओ क्या हम समझ के इस बात को लिख सकते हैं कि ये टी होगा? इसको टी कैसे लिखा समझ पा रहे हैं? ये सारे डॉट सेम टेम्परेचर रखेंगे, तो ये वाला टेम्परेचर टी है, तो फिर ये वाला भी टी होगा। अब आ जाइए दूसरे पे। दूसरा ग्राफ कौन सा है? ये वाला। बताइए ये कौन सा है? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट ट्रांसफर नहीं है तो बताइए फिर एक्सपेंशन हो रहा है क्या? हीट गई नहीं, हीट आई नहीं, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन में क्या होता है? लिखवाया था एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर ड्रॉप होगा। टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो, और सामान्य ज्ञान की बात है, मेहनत करें तो कहां से करेंगे? इंटरनल एनर्जी से। हीट तो आई नहीं है, इंटरनल एनर्जी गिरेगी, टेम्परेचर भी गिरेगा, तो टी से गिर के कितना हो जाएगा? टी डैश। तो टी डैश कैसा होगा? छोटा। किचन टेम्परेचर ड्रॉप, इसका मतलब टी डैश छोटा, तो ये वाला टेम्परेचर कम होगा, यहां पे इंटरनल एनर्जी भी कम होगी। खींच जाइए। कंप्रेशन में क्या होगा? कंप्रेशन वाला बना लेंगे क्या खुद से? हे नलो, केस नंबर 2। कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ग्राफ दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो बताइए कैसा ग्राफ बनेगा? एक ऐसा कुछ। इस बार आप कंप्रेशन करें तो वॉल्यूम को कम करेंगे। वॉल्यूम कम करेंगे तो यहां से मान लीजिए कंप्रेस करना शुरू करते हैं, तो एक बार ऐसे गए और एक बार ऐसे गए। अब इन दोनों ग्राफ में ये बताओ कौन सा किसका? ये लीजिए, इसमें जो स्टीपर ग्राफ है वो कौन सा है? खड़ी चढ़ाई देखिए, ये वाली। तो ये कौन सा होगा? ये वाला आइसोथर्मल। प्रश्न तुमसे कहेगा कि बताओ अगर यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे टेम्परेचर देखा जाए, तो यहाँ पे अगर टी आया, यहाँ पे टी डैश आया,
बताओ क्या कहोगे? आइसोथर्मल का ये वाला ग्राफ है, इस पे सारे पे टेम्परेचर सेम होगा, तो यहाँ पे अगर टी है तो ये इस सारे डॉट पे टी होगा, तो अगर इन सारे डॉट पे टी होगा तो यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो यहाँ भी टी होगा। और अगर ऐसा है तो फिर इन सारे डॉट पे अगर टी टी है तो इस पे भी टी लिख सकते हैं। फिर बताओ कंप्रेशन जब करोगे यहां से यहां जाओगे एडियाबैटिक में, तो हीट ट्रांसफर तो हो नहीं रहा। अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेशन है। सिस्टम पे वर्क होगा तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, हीट का तो बंद है मामला। वर्क डन सिस्टम पे हुआ है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी, तो ये टी डैश कैसा होगा? ज्यादा। खींचे? क्या थोड़ा आराम करना चाहूंगा काफी हो, किधर बहुत तकलीफ में आ चुके हैं। एक रील देख लेना बीच में भी। गाइस कैसे हैं आप लोग स्टेज पे? हाँ लेटेस्ट अपडेट क्या आई है इस टाइप देख लेना भी, सही लगेगा थोड़ा। चलो हिंट डालिए इसके बाद। कंपैरिजन अब किस में करने जा रहे हैं? ये तो हो गया मामला जो अभी आपने किया है, किसमें था? आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में। अब एडियाबैटिक एडियाबैटिक में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। हिंट डालिए कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इनरिवर्सिबल एडियाबैटिक। कंपैरिजन बिटवीन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इनरिवर्सिबल एडियाबैटिक। सिस्टमैटिक है मामला। देखिए पहले आइसोथर्मल एडियाबैटिक का कर लिया, अब एडियाबैटिक के अंदर भी दो प्रोसेस है, कौन कौन से? एक रिवर्सिबल और एक, जितनी पॉसिबिलिटी है सब कवर है यहां। दो बातें हैं, पहली रिवर्सिबल एडियाबैटिक, और दूसरी इररिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब ध्यान दें, अगर मैं दोनों में एक्सपेंशन पे बात करूं अगर पहले, तो दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा है? तो कहेंगे ग्राफ सिर्फ एक का होगा। बताइए ग्राफ किसका होगा? सिर्फ रिवर्सिबल का। तो रिवर्सिबल का मामला क्या ऐसा होगा कुछ? अगर रिवर्सिबल का मामला ऐसा और आप एक्सपेंशन कराने तो ये एरो बनाए, प्रेशर वॉल्यूम, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। फिर इररिवर्सिबल का मामला कैसा होगा? उसमें सिर्फ दो डॉट होंगे। एक और बात इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मैं रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल दोनों की शुरुआत एक जगह से ले सकता हूं? बिल्कुल। क्या यही दोनों का इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? इनिशियल स्टेट आप ले सकते हैं। कोई पूछे कारण क्या है लेने का, तो आप कहेंगे कंटेनर लूंगा, उस कंटेनर में एक प्रेशर मेंटेन करूंगा, एक वॉल्यूम और एक टेम्परेचर, और एक बार वहां से शुरू करूंगा रिवर्सिबल और एक बार वहां से शुरू करूंगा इररिवर्सिबल। तो इनिशियल तो ले ही सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या फाइनल स्टेट दोनों की सेम कभी नहीं आएगी। ये बात समझ पा रहे हैं अब तक? इसका मतलब ये हुआ कि T1 आप दोनों का यहां पे सेम ले सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे रिवर्सिबल तरीके से कराने पे T2 आया है, अगर ये रिवर्सिबल है, तो अगर मैं इसी को कैसे कराऊं इररिवर्सिबल, तो वो T2 ना आके क्या आएगा? T2 डैश आएगा। समझ पा रहे हैं? प्रश्न मेरा ये है कि अगर मैं यहां पे इररिवर्सिबल तरीके से कराता हूं और जो फाइनल टेम्परेचर आता है वो T2 डैश आता है, और यहां पे जो आया था वो T2 आया था, तो इन दोनों में कौन सा वाला ज्यादा और कौन सा वाला कम? अब हो गया टाइम मेरा मैं आई गो टू कर लूं क्या?
देख रहे हैं कभी गहराइयों में चल रहा है। स्कूबा डाइविंग करिए, लहर नहीं दरिया बनिए, लहरों का क्या टूट जाती है। शहर को दरिया का खौफ बना रहना चाहिए, समझ रहे हैं। दरिया कभी भी शहर को डुबा सकता है। यही तो भाई, भाई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, कह रहा लहर तो दरिया में ही होती। अंतर समझिए, बिना ताकत के क्रोध लहर की प्रकार है, आएगा टकराएंगे टूट जाएंगे। समुद्र क्या है, उसके पास ताकत भी है, वो क्रोध कर देगा तो शहर समाप्त हो जाएगा। तो क्रोध करिए तो ताकत भी रखिए, पहले लगाइए। क्या लगता है, अब इसको समझने के थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा। समय है क्या अपने पास, है ना 3-4 मिनट? हाँ ये 5 मिनट है, 5 मिनट तो है ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा आराम से। सुनिए ध्यान से, देखिए जब आप रिवर्सिबल एडियाबैटिक करते हैं और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक करते हैं, तो अगर आप दोनों में टेम्परेचर देखना चाहते हैं कहां पे ज्यादा कहां पे कम, तो मान लें एक बार आपने पहले याद करिए पढ़ा था कि वर्क डन जब मैं कराता हूं रिवर्सिबल एडियाबैटिक में, हीट तो दोनों में नहीं आई होगी भाई, हीट का मामला तो दोनों में बंद है। अगर मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन करा रहा हूं और एक बार मैं इरिवर्सिबल करा रहा हूं, तो ये बताइए सेम वॉल्यूम तक मैं ले गया, देखिए B1 से लेकर के कहां तक ले गया दोनों को, B2 तक, है ना। जैसे यहां पे देखिए ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या है दोनों की, दोनों की फाइनल स्टेट मैंने कौन सी अचीव की, ये वाली, ये वाली। तो यहां V2 पे मैं दोनों जगह पहुंचा हूं, V1 यहां V2 यहां। प्रश्न ये है क्या T2 भी सेम होगा, V1 से V2 दोनों को पहुंचाया, रिवर्सिबल को भी इरिवर्सिबल को भी। प्रश्न ये है क्या जो T2 डैश आएगा वो इसी के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, या इससे ऊपर कहीं होगा या इससे नीचे होगा, ये प्रश्न है। समझ पा रहे हैं, मतलब ज्यादा अगर हुआ तो ऊपर होगा, कम हुआ तो नीचे होगा, और बराबर पे हुआ तो सेम पे आएगा। कहां पे होगा ये बताना है आपको। बताइए जब आप सेम वॉल्यूम से सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंशन कराते हैं तो किसमें वर्क डन बाय द सिस्टम, तो दोनों में ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखें तो कहां मेहनत ज्यादा हो रही होगी, है क्या रिवर्सल में मेहनत ज्यादा हो रही होगी। ये बात मैं आपको बहुत पहले लिखवा भी चुका हूं, 2 बार समझा भी चुका हूं। रिवर्सिबल प्रोसेस का एक्सपेंशन का वर्क मैक्सिमम होता है। अब ये बात समझने के लिए आपको एकदम पहले जाना पड़ेगा जहां पे अंतर लिखे थे, याद आया कुछ, तो सारी बातें जुड़ी हुई हैं, ध्यान सुनते रहा करिए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि पहले वाले में जो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क किया मैंने, है ना, वर्क डन बाय द सिस्टम है, उसका मैंने मैग्नीट्यूड लिया, तो मैग्नीट्यूड मान लीजिए आया 100, और इसका जो मैग्नीट्यूड लिया मैंने, तो इसमें वर्क डन बाय द सिस्टम में नेगेटिव है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, मान लें 80, कम आएगा उससे, मैग्नीट्यूड पहले वाले में ज्यादा और दूसरे वाले में। तो बताइए यहाँ पे 100 की मेहनत हुई है, 100 जूल की, और वहां पे 80 जूल की मेहनत हुई है। तो बताएं हीट तो दोनों को नहीं मिली है, हीट अगर दोनों को नहीं मिली तो इस बार सिस्टम पहले 100 जूल का वर्क कर रहा है, बाद में 80 का कर रहा है। तो जब 100 का करेगा सिस्टम खुद वर्क, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप ज्यादा होगा, और जब 80 का करेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी में ड्रॉप। ये बात समझ पाते हैं। और जब 100 का वर्क डन सिस्टम मेहनत कर रहा होगा तो पहले टेम्परेचर दोनों का कितना था, पहले दोनों का T था या T1, जो भी आप मान रहे हैं, यहाँ पे T1 मान रहे हैं तो T1 ले लें। तो पहले इसका भी T1 था और इसका भी, पहले इसकी इंटरनल एनर्जी भी E1 हुआ करती थी और इसकी भी सेम इंटरनल एनर्जी थी पहले। जब गिरेगा ड्रॉप होगा तो इसने ज्यादा मेहनत करी तो इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा गिर जाएगी और उसकी कम गिरेगी। तो मान लेते हैं कि रिवर्सिबल वाले को मैंने नाम दिया T2 और इस वाले को नाम दिया T2 डैश। तो कौन ज्यादा गिरी, ये वाली इंटरनल एनर्जी ज्यादा गिरी, तो ये टेम्परेचर भी ज्यादा गिरेगा, और वो वाला, गिरेंगे दोनों लेकिन एक ज्यादा गिरेगा और एक, और जो कम गिरा है क्या वो थोड़ा उठा महसूस करेगा। देखिए गिरता तो ये भी है और गिरता तो वो भी है, ये 100 से गिरेगा तो ये 80 से गिरेगा, तो जब वो कम गिरेगा तो वो थोड़ा सा ऊपर पाया जाएगा। इसलिए बताइए क्या T2 डैश इस T1 डैश से ऊपर होगा, तो यहां से साबित होता है कि T2 डैश ज्यादा है किससे, T2 से, बराबर। तो किसका टेम्परेचर अधिक मिलता है आपको, T2 डैश वाले का, इरिवर्सिबल वाले का। अब बताइए इसमें ढूंढ के बताओ T2 डैश कहां होगा, उसको सोचने का तरीका देखिए। बताइए जब आप यहां पे खड़े तो क्या वॉल्यूम दोनों को सेम मिला है इस स्टेट पे,
रिवर्सिबल को भी इरिवर्सिबल को भी, वॉल्यूम दोनों का सेम। अच्छा अगर वॉल्यूम दोनों का सेम तो मोल भी दोनों के सेम, भाई मोल भी दोनों के सेम ही है ना, एन सेम और वी सेम, तो बचा क्या, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ जरा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में एन सेम, आर बचपन से सेम, वी भी दोनों जगह सेम, तो बचा क्या पी और टी, तो जिसका पी ज्यादा उसका, तो बताइए अगर टी इरिवर्सिबल का ज्यादा है ना, टी अगर इरिवर्सिबल का ज्यादा है तो उसका प्रेशर भी, और प्रेशर ज्यादा कहां है, प्रेशर तो ये एक्सिस है, तो इसका टेम्परेचर पे ये प्रेशर है तो उसके टेम्परेचर पे ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, तो बताइए यहां पे होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यहां पे, तो कोई पूछे T2 डैश कहां है तो आप कहेंगे यहां पे होगा। कितनों को बात समझ में आ गई, सीधा झंडे की तरह, सीधा तो ऐसा, ठीक है थैंक यू, खींचे। अब इसको भी लर्न बाय हार्ट वाले सीधे याद करवा देते हैं, कि कैसे याद करोगे, आप मेरे साथ सब लोग बोलो, T2 डैश इरिवर्सिबल एडियाबैटिक वाले का ज्यादा होता है, ऐसे लिख लेंगे बढ़िया बड़ा बड़ा, किससे, T2 ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक्स, और बस इस पे जो है ऐसे इसको बॉक्स से बंद करो पहले तो, और फिर लगा डालो, जो कुछ कर सकते हो उसके साथ कर डालो, छोड़ना नहीं इसको एक मिनट भी अकेला, कहने इसको अकेला मत फील कराना, बस खींच डालो इसको। चलिए तो ये जो बातें मैंने आज आपसे करी ये कठिन हिस्सा था, ये थर्मो का सबसे कठिन हिस्सा जिससे आप गुजर चुके, आपको एहसास नहीं हुआ होगा इतना कठिन है, तरीका है वो, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी। देखिए यहां पे क्या है, एक और बातें लिख लें, क्यू दोनों में शून्य है, तो डेल्टा ई किसके बराबर है दोनों में, डब्ल्यू, तो मैंने क्या लॉजिक लगाया, जिसमें वर्क डन का मैग्नीट्यूड, जिसमें सिस्टम ज्यादा वर्क करेगा उसमें इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा गिरेगी, ठीक है, और वर्क डन दोनों का कैसा है, नेगेटिव, तो डेल्टा ई भी दोनों का कैसा है, नेगेटिव, तो दोनों में इंटरनल एनर्जी गिरेगी, गिरेगी दोनों में, इसमें ज्यादा गिरेगी क्योंकि ज्यादा मेहनत हुई है उसमें, ठीक। अब एक आखिरी प्रश्न के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, कि ये जो लिखा है आखिरी में, सबसे आखिरी में कहा, यहां पे, ये किसके लिए सही है, अभी किसके लिए प्रूव किया मैंने, एडियाबैटिक तो ठीक है, तो लिखा ही हुआ है एक्सपेंशन, लेकिन लास्ट में जो मैंने लिखा उसमें, अभी जो लिखा है बोर्ड पे उसमें, उसमें एक्सपेंशन कंप्रेशन, क्या उसका कुछ कारण होगा, क्योंकि ये दोनों में सही है, एक में समझा दिया आपको, दूसरे में आपको सोच के आना है।